हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेन इन स्पोर्ट्स। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे ट्रेनेबिलिटी क्या है, फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, हर्डल्स और यू कैन से प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एथलीट्स, एजिंग, फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हेल्थफुल एजिंग एटसेट्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Earlier, women's inclusion in games thought uninteresting, irrelevant, and useless. Even the father of modern Olympics believed that women participation in sports is useless. So उन्होंने इन द फर्स्ट ओलंपिक्स कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया वुमेन पार्टिसिपेशन पे। वुमेन पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम एट पेरिस ओलंपिक्स 1900 और स्पेशली दो स्पोर्ट्स थे, लॉन टेनिस एंड गोल्फ। And women's athletics and gymnastics debuted at 1928 Olympics. Over last 30 years, IOC supported women participation at all levels to encourage presence of women. IOC ने सपोर्ट किया वुमेन पार्टिसिपेशन को, उसमें स्पेशल इंटरेस्ट दिखाया और वुमेन स्पोर्ट्स को वैल्यू दी। इन यूथ ओलंपिक गेम्स, इक्वल नंबर्स ऑफ वुमेन एंड मैन competing for the first time ओलंपिक एजेंडा 2020 इम्प्लीमेंटेशन के बाद। देखिए, ओलंपिक एजेंडा 2020 क्या है, इसके बारे में हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ओलंपिक एजेंडा 2020 देयर आर 40 recommendations and the overarching goal of this agenda is to give value to sports, to give value to Olympics and strengthen the importance of sports in society. हाँ दोस्तों, ओलंपिक में धीरे धीरे वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता गया और उसी की बदौलत है कि आज जो महिलाएं हैं स्पोर्ट्स में पुरुषों से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेट कर रही हैं। इवन दे आर गेटिंग मोर मेडल्स एज कंपेयर टू मेल। नाउ बात करते हैं ट्रेनेबिलिटी की। इट रेफर्स टू वंस एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड पिक अप ऑन ट्रेनिंग, यानी कि how quickly you learn the skills, how quickly you learn the training, pick up the training, that is trainability. It is associated a lot with general brain power as well as much to do with learning ability. यानी कि आपकी जनरल ब्रेन पावर कितनी है, आप कितने अच्छे से लर्न कर रहे हैं, that is trainability. It is defined as responsiveness of developing individuals to the training stimulus at different stages of growth and maturation. अलग अलग जो ग्रोथ एंड मैचुरेशन की स्टेजेस हैं, उनमें आप कितने अच्छे से स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं और कितना अच्छा आप रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि आप कितने अच्छे से स्पोर्ट्स स्किल्स को सीख रहे हैं, कितने अच्छे से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। वुमेन बिलीव्ड inferior on biological, anatomical, physiological parameters. पहले ऐसा माना जाता था। इवन अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो भी कहीं ना कहीं देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हर फील्ड में मैन आगे है या हर फील्ड में फीमेल आगे है। किसी चीज में मेल आगे है तो दूसरे अगर प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो फीमेल भी कहीं ना कहीं आगे है। इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो वुमेन आर मोर स्ट्रोंगर देन मेल। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और यू कैन से नेचुरल फिनोमिना है ये, कहीं पर मेल आगे है, कहीं पर फीमेल आगे है। स्पेसिफिक ट्रेनेबिलिटी वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा। अगर एंड्योरेंस की हम बात करें, ग्रोथ पर 2 years अर्लियर इन गर्ल्स देन बॉयज। और स्किल की बात करें, 9 to 12 years फॉर बॉयज एंड 8 to 11 years फॉर गर्ल्स। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें, 6 to 10 years फॉर बोथ। कहने का मतलब है कि 10 से 16 साल में अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देंगे तो उस समय वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, यानी कि उस समय उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, बॉडी बिकम स्टिफ, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ऐसे ही स्किल की अगर हम बात करें, 9 से 12 साल में बॉयज बहुत अच्छे से स्किल को पिकअप कर सकते हैं और गर्ल्स के लिए जो है 8 to 11 years इज एप्रोप्रिएट एज। अगर हम 14, 15, 16 की एज में कोई स्किल स्टार्ट करते हैं तो इतना अच्छा हम रिजल्ट
आउटपुट नहीं दे पाएंगे। Mental skills and strategies are introduced and developed to handle competition stress and cope up with different sports situations. और स्पोर्ट्स के साथ साथ मेंटल स्किल्स और स्ट्रेटजीज भी बनाई जाती हैं ताकि स्पोर्ट्स में कैसी भी सिचुएशन हो तो उससे हम अपने आप को उभार सकें, उसको हम हैंडल कर सकें। जो स्किल्स हम सीखते हैं स्पोर्ट्स की, जरूरी नहीं है एज इट इज सिचुएशन हमें मिले और वो ऐसे ही इम्प्लीमेंट करें, नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइक करते हैं वॉलीबॉल में, दिस वन, तो हो सकता है जो हमने एक्चुअल ट्रेनिंग में जो सिचुएशन सीखी है वो हमें वहां ना मिले, वहां कुछ डिफरेंट सिचुएशन मिले। तो ऐसे टाइम पे हमें अपनी कॉमन सेंस का यूज करना है, हमें स्किल्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी का भी यूज करना होता है और अपने मेंटल डिसीजंस लेने होते हैं हमें। नाउ फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? मसल मास एंड टाइप्स, बॉडी साइज एंड स्ट्रक्चर। देखिए मेल फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर और साइज थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इट्स अ नेचुरल फिनोमिना और यू कैन से इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। फीमेल आर ब्रॉडर देन मेल, उनका बोन स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। मसल स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी की बात करें तो फीमेल आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू मेल। बॉडी फैट अलग अलग प्रोपोर्शंस में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फीमेल में जो हिप पोर्शन होता है वहां फैट होता है ज्यादा एज कंपेयर टू मेल, और मेल में शोल्डर्स लुक मोर ब्रॉडर एज कंपेयर टू फीमेल। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचर ने ऐसा ही बनाया है हमें। कार्डियक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ भी दोनों डिफरेंस है। बॉडी स्ट्रेंथ में भी डिफरेंट मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन अपटेक, ब्रेन एक्टिविटी, इंजरी प्रोननेस की भी बात करें तो उनमें भी दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस पाए जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीधा कहने का मतलब है कि दोनों हर एक क्राइटेरिया में सेम नहीं होंगे। मेल फीमेल अलग अलग हैं, नेचर ने ऐसा बनाया है तो हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि एक को ट्रेनिंग दी जाए अच्छा रिजल्ट आएगा, एक को ना दी जाए अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए तो दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेशल हर्डल्स और वी कैन से प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन एथलीट्स। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल को ही फेस करनी पड़ती है, जैसे मेनार्च, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी, ऑस्टियोपोरोसिस दोनों में हो सकते हैं बट वुमेन में ज्यादा चांसेस होते हैं। डाइटरी प्रॉब्लम्स, इंजरी प्रॉब्लम्स, सोसाइटल प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ भी फीमेल फेस मोर प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू मेल्स। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई लड़की अगर बाइक चलाती है तो उसको बोलेंगे अरे ये तो भाग जाएगी, ये तो फरार हो गई है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हो सके तो हमें कार, बाइक, स्कूटी जितना हो सकता है सब सीखना चाहिए। इट डेवलप्स अवर कॉन्फिडेंस और इन केस ऑफ इमरजेंसी वी कैन हैंडल द सिचुएशन। तो हमें सीखना चाहिए। बट सोसाइटी अभी भी इतने मॉडर्न हो गए हैं फिर भी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है। रीजंस ऑफ वुमेन्स लो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में वुमेन का कम पार्टिसिपेशन क्यों है, आइए इसके कुछ रीजन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सट्रीम मेल डोमिनेंस। हमारी जो सोसाइटी है दैट इज मेल डोमिनेंट। अभी भी बहुत कम घरों में एक्सेप्ट किया जाता है कि कोई लड़की स्पोर्ट्स में जाए, और जो पार्टिसिपेट करती हैं वो कहीं ना कहीं बेटर अचीव करती हैं। लैक ऑफ मीडिया कवरेज, ऑफ कोर्स ये तो आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। जितने स्पोर्ट्स में मेल कवरेज होती है उतनी फीमेल जो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की कवरेज नहीं होती है। लैक ऑफ पेरेंट्स एनकरेजमेंट। पेरेंट्स भी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था बहुत कम होते हैं जो अपनी डॉटर को एनकरेज करे टुवर्ड्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। कहते हैं क्या लेना देना, छोड़ो बेटा। कोई बोलता है कि फिगर खराब हो जाएगी, कोई बोलते हैं कि आसपास वाले क्या कहेंगे। तो देयर आर मैनी रीजंस। कंजर्वेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। वुमेन लैक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। खुद भी काफी फीमेल का कम इंटरेस्ट होता है टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। वो खुद भी ऐसे सोचते हैं यार थोड़ा सा डिसफिगरमेंट हो जाएगा या आसपास वाले क्या कहेंगे, मेरी फ्रेंड को अच्छा नहीं लगेगा, मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा। उनको खुद को भी अच्छा नहीं लगता, वो खुद भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। और आप देखिए जो इंटरेस्ट दिखाती हैं बहुत अच्छा करती हैं। रिलीजियस बायस भी हैं। यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी।
कुछ मुस्लिम घरों में अगर हम बात करें तो अभी भी बुर्का है, बुर्का इज कंपल्सरी, और दे डोंट लाइक कि उनकी लड़कियां शॉर्ट्स में, टी शर्ट्स में खेलें। इवन कई मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पर वो फीमेल पार्टिसिपेशन अलाउ करते हैं, बट होल बॉडी कवरेज के साथ, बट दे हैव टू कवर होल बॉडी। ओके, दैट इज गुड, एटलीस्ट they are encouraging the participation. Lack of education, etc. There are so many reasons. Now aging. Aging क्या चीज है? Aging का मतलब है हिंदी में बुढ़ापा, यानी कि हमारा जो बॉडी है, सेल टिश्यूज हैं, दे आर डिजेनरेटिंग, यानी धीरे 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 उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. Process of growing old. It is a biological process in which organisms come into existence, grow, develop, and function for limited period, and lastly end up in the grave beyond human control. जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस. हम पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, फंक्शन करते हैं कुछ लिमिटेड समय के लिए, और धीरे धीरे टुवर्ड्स द ग्रेव, हम धीरे धीरे कब्र की ओर चले जाते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है. दिस प्रोसेस इंक्लूड्स मूवमेंट, changes may be physical, physiological, and mental, experiences, etc. Aging is normal process, like disease and disability are disruption. जैसे डिजीज का हम कह नहीं सकते कि कब कैसे आ जाती है, इसी तरह से एजिंग भी नॉर्मल प्रोसेस है. 50% of organ functions reduce or weaken by the age of 70. Now physiological consequences of aging. जब बुढ़ापा आता है, ओल्ड एज होती है, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. चेंजेस इन मस्कुलर सिस्टम. हमारी मस्कुलर रोबस्ट बॉडी थी, नाउ इट स्टार्ट डिजेनरेटिंग. धीरे 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 वो उसकी जो एबिलिटी है, पावर है, वो कम होती चली जाएगी. रेस्पिरेटरी चेंजेस आ जाते हैं. चेंजेस इन स्केलेटल सिस्टम. इतना अच्छे से दौड़ भाग पाना, मतलब जो बोन्स है हमारी, बोन मैरो कम बनाने लग जाती है, या वो अपना फंक्शन धीरे धीरे कम कर देती है. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस आ जाते हैं. चेंजेस इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. हार्ट इतना अच्छे से काम नहीं कर पाता, हाई बीपी, लो बीपी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. मेटाबॉलिक चेंजेस, चेंजेस इन स्किन. स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है. अभी देखिए हमारी स्किन बहुत टाइट अच्छी लग रही है. धीरे धीरे जब हमें बुढ़ापा आता है, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्टार्ट लूजिंग इट्स इलास्टिसिटी. रिंकल्स आ जाते हैं स्किन में ड्यू टू दैट. चेंजेस इन सेंसरी ऑर्गन सिस्टम्स. सेंस ऑर्गन्स है हमारे, सुनना कम हो जाएगा, हमें दिखना कम हो जाता है, तो बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं. लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड हेल्थफुल एजिंग. लाइफस्टाइल क्या चीज है? हैबिट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, वांट्स, नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज हिज और हर लाइफस्टाइल. आपका कैसा व्यवहार है, क्या आपकी हैबिट्स हैं, क्या चाहते हैं, ये सब आपके लाइफस्टाइल के पार्ट हैं. हाउ टू मैनेज दिस? देयर आर सो मेनी वेज और मेथड्स टू मैनेज योर लाइफस्टाइल. Exercise, balanced diet, colorful plate, avoid junk food, laughing, sound sleep, proper breathe, yogic practice, hydrate yourself time to time, drinking water, avoid screen time, यानी कि मोबाइल, टीवी और डिजिटल गैजेट्स के साथ कम से कम समय बिताना, etc. These are the many methods you can manage your lifestyle, you can manage your life. इम्पोर्टेंट टू नो. देखिए कुछ टर्म्स हैं जो हमारे इन टॉपिक के दौरान हमने सुनी है या कवर की हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज ऑस्टियोपोरोसिस. पोरस बोन. बोन्स बिकम वीक, मे ब्रेक फ्रॉम फॉल. मतलब बोन्स इतना वीक हो जाती हैं, थोड़ा सा गिरने से ही वो इजीली ब्रेक हो सकती हैं. इट इज बोन डिजीज दैट ऑकर्स व्हेन बॉडी लूजेस टू मच बोन, मेक्स टू लिटिल बोन और बोथ. Atrophy, decrease in size of a body part, cell, organ or tissue considering age and circumstance. एज के साथ साथ या कुछ ऐसी सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस हो जाते हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स और यू कैन सेल टिश्यूज का जो साइज है
start decreasing. Arteriosclerosis, loss of elasticity in artery walls, जो हमारी आर्टरीज हैं विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनके वॉल्स की जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एथ्रोस्क्लेरोसिस, इंट्रा आर्टरी डिपॉजिट्स, यानी जो आर्टरीज में कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो जाना, कुछ प्रॉब्लम आ जाना। देन फिजियोलॉजिकल एक्स लेग पोजीशन। एक्चुअली फ्रेंड्स, नोट्स बनाते समय, स्लाइड बनाते समय मैंने कहीं पर ये टर्म पढ़ी तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। इसका मतलब है वुमेन पेल्विस इज वाइडर देन मेल, ड्यू टू इट दे हैव अ मोर एक्यूट लेग एंगल। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जरूरी भी नहीं है आए। आगे हम एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Assertion is a remarkably late menarche, exaggerated beyond the expected genetic predisposition, and a high prevalence of abnormal or absent menstrual cycles is seen in athletes, especially in dancers and long distance runners. Now दोस्तों, इसका रीजन है टुडे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, especially those specialized in sports medicine and physiology, have found ways to deal with these special female problems without allowing athletes to skip competitions. एक हिंट में बताती हूँ, आप assertion पढ़ के देखिए और because करके रीजन को जोड़िए। अगर वो लगता है इसका लॉजिक दे रहा है, इसके because के साथ बिल्कुल आंसर आ रहा है, then the answer will be 100% A. Means assertion and reason will be right and R is the correct explanation of A, ये वाला मिलेगा। अगर because करके उसका लॉजिकल सेटिंग नहीं हो रही है, then आप both can be true but R is not the correct explanation of A वाला ऑप्शन आ सकता है। बट हमारे इस आंसर में ऑप्शन A इज करेक्ट। यहाँ पर बताया है कि कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हुए भी female athletes without skipping the competition they can part in the sports, मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है और वो इजीली कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज थेरेप्यूटिक मोडालिटीज एंड रिहेबिलिटेशन, और इनके बाद मैं कवर करूंगी ओलंपिक एजेंडा 2020। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।